यूं तो ख्याल प्रणाली की रचना अमीर खुसरो से बताई जाती है। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में 13वीं शताब्दी में हुए। ये समय छंद और प्रबंध गायकी का था और अभी ध्रुपद का आविष्कार नहीं हुआ था। ये भी कहा जाता है कि सुल्तान हुसैन शर्की जौनपुर वालों ने 15वीं शताब्दी के अंतिम काल में ख्याल रचना की, मगर ये पता नहीं चलता कि अमीर खुसरो के ख्याल, चाहे वो किसी भी शक्ल के थे, कहाँ लोप हो गए और कौन सा निशान छोड़ गए। ज़रा सी हैरानी ये ज़रूर होती है कि जब अमीर खुसरो की दूसरी बंदिशें जैसे कौल, कलबाना, कवाली, नक्श और गुल इत्यादि अभी भी कहीं कहीं सुनने में आते हैं, उसके अतिरिक्त जो नई तालें अमीर खुसरो ने बनाई उनका पता निशान तो मिलता है, लेकिन ख्याल का चिन्ह या चित्र बिल्कुल नहीं मिलता। ये क्यों? सुल्तान हुसैन शर्की ने अगर ख्याल प्रणाली की रचना की तो उनके ख्याल की रूपरेखा, उसका भी कोई ठीक पता नहीं चलता। एक कहावत ये भी है कि ख्याल प्रणाली कोई नई वस्तु नहीं है। जो गाने की प्रणालियाँ पहले वक्तों में चल रही थीं, उनके मिश्रण और अदल बदल से ख्याल गायकी का जन्म हुआ है। विशेष तौर पर कहा जाता है कि पंडित सारंग देव के समय में 13वीं शताब्दी में गाने में शुद्ध, भिन्न, गौरी, वेशर और साधारणी प्रणालियों का प्रयोग था। खोज करने वालों की राय है कि शुद्ध और भिन्न के रूप में और ध्रुपद और धमार के रूप में समानता है। वेशर का रूप टप्पे से मिलता है, गौरी का ठुमरी से, और साधारणी शुद्ध भिन्न वेशर और गौरी के मिश्रण से बनी है और उसका चित्र ख्याल से मिलता है। शायद इसमें कोई सच्चाई हो। लेकिन मुग़ल राज के आखिरी बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में नेमत खां सदरंग, जो बीन बजाते थे और ध्रुपद गाते थे, उनके लिए कहा जाता है कि आजकल जो ख्याल गाया जा रहा है, इसकी नींव सदरंग ने ही रखी है। और ये भी कहा जाता है कि जब सदरंग ने ख्याल की रचना की तो तमाम गवैयों ने, बल्कि मोहम्मद शाह रंगीले ने खुद भी इस नवीन रचना को बुरा समझा और बताया कि सदारंग ने पुरानी और सच्ची गायकी को नष्ट करने की कोशिश की है और उसकी जगह ऐसी गायकी बनाई है जिसमें राग शुद्ध नहीं रह सकता। उस वक्त के गवैयों ने यहाँ तक भी कहा कि ये गायकी सदरंग का एक वहम है और एक ख्याल है। कई लोगों का कहना है कि इस गायकी का नाम ख्याल इसी तरह से पड़ा। नेमत खां सदरंग के ख्यालों की रचनाएं आज तक गाई जा रही हैं। अब ये पता करने की ज़रूरत है कि सदरंग ने जो ख्याल की बंदिशें बनाई, क्या आज भी लोग इन्हीं बंदिशों को, इन्हें सदरंग के ढंग से गा रहे हैं, या उनकी रूपरेखा या स्वर संगतियों में कुछ अंतर हो गया है। आजकल लय की दृष्टि से ख्याल दो तरह का माना जाता है, यानी एक विलंबित और दूसरा द्रुत। और गायकी की दृष्टि से भी इसको दो ही ढंग का मानते हैं, जैसे ध्रुपद अंग ख्याल और टप्पा अंग ख्याल। सदरंग खुद ध्रुपदीय और बीनकार थे, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि सदरंग ने ध्रुपद अंग ख्याल बनाया होगा। यानी जो ठहराव, गमक, मीण, सूत ध्रुपद में ली जाती हैं, वो कुछ ना कुछ इनके ख्याल में भी होंगी। टप्पे की रचना ध्रुपद के बाद हुई और उसकी कीर्ति वाजिद अली शाह नवाब अवध के वक्त में लखनऊ में हुई, जब गुलाम नबी शोरी ने इस प्रणाली का आविष्कार किया। उस वक्त कई ख्याल गायकों ने टप्पा अंग तानों का प्रयोग ख्यालों में करना शुरू कर दिया, तो ये टप्पा अंग ख्याल कहलाए। गोया ये ख्याल का दूसरा रूप हुआ। मियाँ गुलाम नबी शोरी के रिश्तेदारों में दो बड़े ख्यालिए
मक्खन खां और शक्कर खां हुए। शक्कर खां के दो बेटे अहमद खां और मोहम्मद खां दो बड़े नामवर ख्यालिए हुए हैं जो महाराजा दौलत राव सिंधिया ग्वालियर नरेश के दरबारी गवैये थे। इन दोनों उच्च कोटि के ख्याल गायकों को गायकी के लिए हकीम मोहम्मद करम इमाम खां उन्नामी ने, जो खुद गाने में प्रवीण माने गए हैं, अपनी संगीत की पुस्तक मादनुल मौसीकी के पृष्ठ 35 पर ये लिखा है कि अहमद खां मोहम्मद खां बेटे शक्कर खां कव्वाल लखनऊ वाले ख्याल गाने में उस्ताद कामिल हैं, यानी बहुत अच्छे उस्ताद हैं, कामिल के माने। इनमें से अहमद खां शुद्ध अस्थाई पेश करते हैं और सेहत राग खूब रखते हैं, और मोहम्मद खां तान पलटा, हरकत और जमजमा में बहुत करारे थे। ये पुस्तक सन 1857 में पहली बार छपी। इससे साफ जाहिर है कि सगे दो भाइयों की गायकी में भी अंतर था। अहमद खां की तबीयत में ठहराव और गंभीरता थी और मोहम्मद खां तेज़ी, तर्रारी और जमजमा इत्यादि इन चीज़ों को पसंद करते थे। हस्सू अद्दू खां के नाम से कौन वाकिफ़ नहीं है। इनकी तालीम भी अहमद खां व मोहम्मद खां जी से ग्वालियर में हुई और बाद में वो ग्वालियर दरबार में अधिक समय तक नौकर रहे। अहमद खां, मोहम्मद खां, हस्सू खां, हद्दू खां, इनके गाने बजाने के कारण ग्वालियर ख्याल गायकी का घराना बन गया। हस्सू खां, हद्दू खां के बहुत शिष्य हुए जिनका ख्याल गायकी में बहुत नाम भी हुआ। इनमें से मैंने रहमत खां बेटे हद्दू खां और बालकृष्ण बुआ अचल करंजीकर, वो भी इसी घर के शागिर्द थे। उनके अलावा शंकर पंडित के सपुत्र पंडित कृष्णराव जी और उस्ताद मुश्ताक हुसैन खां साहब सैसवान वालों को काफ़ी सुना है। प्रथम तो ये बात है कि मैंने इन सब की गायकी में कुछ न कुछ फ़र्क पाया, और ऐसा अंतर होना भी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना दिलो दिमाग है। वो उससे कोई ना कोई निराली बात पैदा करता है। लेकिन जो बातें मैंने इन चारों गायकों में, यानी सब में देखी, वो ये थीं कि ख्यालों की बंदिशें खूबसूरत, आवाज़ खुली और मर्दाना, गमक और खलखले से भरपूर गायकी, सुर और लय पर पूरा काबू। मैंने इन कलाकारों को सुनकर ग्वालियर की गायकी, जिसको लश्कर गायकी भी कहते हैं, ये परिणाम निकाला कि ये बड़ी दमदार मर्दाना गायकी है जिसको वश करने के लिए बहुत ज़्यादा अभ्यास की ज़रूरत है। हस्सू अद्दू खां के शागिर्दों में से करीबन हर एक ने ख्याल गायकी को आगे बढ़ाया। अब ख्याल गायकी को समझने की ज़रूरत है। यहाँ जो लोग बैठे हैं वो तो इस विषय को खूब समझते हैं, लेकिन मामूली संगीत जानने वाला श्रोता भी ख्याल गायकी को सुनने गिनने से ये ज़रूर समझ जाता है कि ख्याल में पहले अस्थाई अंतरे के शब्द पूरे गाए जाते हैं और कोई लोग अंतरा कुछ देर बाद भी गा लेते हैं। इसके बाद ठहरी हुई लय में अस्थाई के बोलों में से शब्द लेकर कुछ अलाप या बहलावे किए जाते हैं। फिर कुछ राग दर्शक स्वर संगतियाँ, कुछ बराबर की ताने, बीच बीच में अस्थाई का बोल बार बार लेकर सम पर आना, और फिर उतरांग की बढ़त में अंतरे के बोलों को बार बार दोहराना, फिर तैयारी की ताने फिरना, और हर एक हरकत में राग की सीमा में रहकर गायकी को मनोरंजक बनाना, कभी बोलतान, कभी बोल बांट इत्यादि। इधर भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो श्रोतागण संगीत के नियमों से बिल्कुल नावाकिफ़ हैं, वो ख्याल को कैसे सुनना चाहते हैं। मेरे ख्याल में उनकी पहली इच्छा ये होती है कि गवैये का कंठ मधुर हो, गाने में गीत के बोलों का एक एक शब्द साफ सुनाई दे, और वो कविता का पूरा आनंद लेना चाहते हैं। कविता के रस को गले के निकले हुए
सुर उभारें, तूने अच्छा मालूम देता है, और स्वरों के लगाव दिल को खींचें। गाने में कोई स्थान ऐसा ना आए जिससे मालूम दे कि गवैया दर्जा बदर्जा आगे बढ़ने की बजाय बेढब छलांगे मारकर बढ़ रहा है। लय में एकता हो, ऐसा ना मालूम पड़े कि गाने में कहीं कहीं ठोकरें सी लग रही हैं। और ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो इस किस्म का श्रोता चाहता है वो ये है कि पूरा गाना सुनने में उसको किसी किस्म की कठिनाई न हो और ना ही उसको संपूर्ण आनंद लेने के लिए कोई ख़ास कोशिश करनी पड़े। ये तमाम ऊपर कही बातें गवैये के लिए एक सफ़र है जिसको ख्याल को पेश करने में उसको तय करना है। सफ़र को आसानी और ख़ूबसूरती से पूरा करके मंजिल पर कामयाबी से पहुंचने के लिए इंसानी दिमाग हर प्रकार का प्रयत्न करता है और अपनी सूझबूझ से काम लेता है। ये दिमागी दौड़ कलाकार को नए नए रास्ते सुझाती है, जिसके कारण ख्याल गाने की प्रणाली अदल बदल होती रहती है। ख्याल गायकी आमतौर पर तिलवाड़ा, झूमरा, आड़ा चौताल, झपताल, एक ताल और त्रिताल में प्रस्तुत की जाती है, लेकिन आजकल गवैये झूमरा और आड़ा चार ताल को छोड़ते जाते हैं। पिछले 18-20 वर्ष से कई गायकों ने ख्याल गाने में ध्रुपद अंग और टप्पा अंग का मिश्रण भी कर दिया। तो ये समझिए कि ख्याल पेश करने का ये तीसरा अंग हुआ। ख्याल के पेश करने के ढंग में अंतर हो जाने के कई कारण होते हैं। मिसाल के तौर पर बालकृष्ण बुआ अचल करंजीकर ने पंडित विष्णु दिगंबर जी पलुस्कर को ग्वालियर घराने की तालीम दी, जो उनको हसोद्दू खां जी से पहुंची थी। लेकिन जब विष्णु दिगंबर जी पंजाब आए और उन्होंने देखा कि पंजाब के लोग गाने बजाने से सख्त घृणा करते हैं और उसको सामाजिक कुरीति मानते हैं, तो उन्होंने फ़ौरन तुलसीदास जी और सूरदास जी के भजनों को लेकर ख्याल के रूप में प्रस्तुत किया, जिसे सुनकर पंजाब वालों को संगीत से प्रेम हो गया। वो संगीत की इज्जत करने लगे, बल्कि उन्होंने अपने बच्चों को भी संगीत शिक्षा दिलवानी शुरू की। इसका परिणाम ये हुआ कि ग्वालियर की ज़ोरदार और खलखलेदार गायकी की जगह भक्ति अंग ख्याल ने ले ली और भक्ति मार्ग गायन होने के कारण ये गायकी खूब फैली। पंजाब में संगीत के सूखते हुए वृक्ष को फिर से पंडित जी ने हरा भरा कर दिया और इस तरह से संगीत की बहुत बड़ी सेवा की। अब उधर देखिए छज्जू खां, नज़ीर खां, खादम हुसैन खां, जो दरअसल रहने वाले मेरठ के थे लेकिन भिंडी बाज़ार वाले कहलाते थे, क्योंकि बम्बई में वो भिंडी बाज़ार में रहते थे। ये भी हसोद्दू खां जी के शागिर्द थे। ग्वालियर की भारी भरकम गायकी की जगह इन्होंने सूक्ष्म चरण इख्तियार किया और मध्य लय में छोटे छोटे ख्याल ज़्यादातर झप ताल और रूपक ताल में बांधे और उनके बोलों को असरदार सुरीले टुकड़ों में नज़ाकत से पेश किया। साथ ही कर्नाटक अंग की सरगम को भी इसमें जगह दी। चुनाचे गाने में चैन पैदा करने का एक नया रास्ता निकाला। इस घराने के शिष्य आज तक इसी चरण का प्रयोग कर रहे हैं। अब उधर दीजिए आगरा घराना। आगरा घराने वाले हाजी सुजान खां के वक्त से ध्रुपद धमार ही गाते थे और आगरा वालों में से सबसे पहले खुदाबख्श घग्गे ने ग्वालियर घराने के नत्थन पीर बख्श से ख्याल सीखा और इसमें कमाल हासिल किया। लेकिन आगरा वालों ने ग्वालियर की गायकी में बोल तान और बोल बांट का प्रयोग ज़्यादा रखा। उस्ताद फैयाज़ खां साहब ने आगरे के ढंग को ज़्यादा आम फहम और रसिक बनाया। ख्याल शुरू करने से पहले राग का आलाप खां साहब तोम नोम में ध्रुपद की तरह करते थे। अब उनकी देखा देखी और लोग भी ऐसा ही कर रहे हैं। ये एक और ढंग ख्याल गायकी का बन गया।
कैराना घराने वाले भी पहले ध्रुपदीय ही थे, लेकिन उन्होंने ख्याल को इस तरह से पेश किया कि आलाप का काम ख्याल को विलंबित लय में शुरू करने के बाद छोटे छोटे बहलावों से लिया और इन बहलावों को वादी और संवादी ही सुरों पर ख़त्म किया। अब ये भी एक और ढंग हो गया। बोलतान और बोल बाँट की तरफ कैराने वालों ने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी और छूट की मुश्किल तानों की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया। सुरों के लगाव को अधिक मनोरंजक बनाया और हमेशा कोशिश की कि गाने का कोई स्वर अकेला न पेश किया जाए, बल्कि उसको हमेशा दूसरे स्वर से खींचा जाए ताकि गायकी रूखी सूखी मालूम न दे। ये ढंग ख्याल गायकी का दूसरों से अलग है। अब थोड़े ही अरसे से एक और ढांचा ख्याल पेश करने का नज़र में आया है, वो ये कि लोक संगीत फोक म्यूज़िक के नमूने की स्वर संगतियाँ ख्याल गायकी में शामिल कर ली जाए। अच्छा, एक और चीज़ भी देखने में आई है कि प्रादेशिक संगीत का भी असर शास्त्रीय संगीत पर पड़ रहा है। मैंने कुछ अर्सा हुआ महाराष्ट्र के एक दो गायकों को तीन ताल के ख्याल पेश करने में अभंग और भावगीत का ढंग मिलाते सुना है। यानी किसी किसी बोल को सूक्ष्मता से बार बार गाकर उसमें रंग पैदा करना। अब कुछ समय से ये भी अनुभव कर रहा हूँ कि ख्याल के गायक अपने गायन को मनोरंजक बनाने और श्रोता को जल्दी ही कब्ज़े में लाने के लिए ख्याल गायकी में ठुमरी गायन के लगाव भी ला रहे हैं। ये भी एक नया ढंग तो ज़रूर कहा जाएगा, लेकिन ख्याल की गायकी पर ज़नाना अंग की छाप ज़रूर लग जाएगी। ये ढंग शायद औरतों के लिए ज़्यादा उचित हो। एक पुरानी कहावत है कि जितने मुंह उतनी बातें। ख्याल गायकी में काफ़ी गुंजाइश है कि कलाकार नई नई बातें पैदा करे, इसलिए हर शख्स अपनी शक्ति अनुसार कोई ना कोई नई बात, नया तरीका और नया ढंग पैदा करने की कोशिश करता है, क्योंकि आखिर है तो ख्याल ही, जहाँ दिमाग ले जाए चला जाए।